मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारो यार। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरी कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कमबख्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले, ये ले, इसी लायक है, ले। अब मर गया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर एक बड़े कपड़े में बांधकर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। हाँ? जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई।
अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए, मनोहर भाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा, बेवकूफ। इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तीनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बब्बन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी। अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा, खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है? हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय, लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में।
जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार। कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे। तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है। हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिक्की ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले।
नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती हैं तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ, चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है। अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे, घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले। सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है। अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है।
नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रॉबर्ट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है।